चाहते हैं। मेरा नाम असद है। आज बहुत मुबारक दिन है। मुबारक दिन इसलिए क्योंकि जिस दिन इतनी बड़ी हस्ती की पैदाइश हो, मेरी नज़र में वो एक मुबारक हस्ती और एक महान हस्तियों में शामिल है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ संविधान बनाया, लोग संविधान बनाया कह करके उसे ईजी कर देते हैं। मेरे लिए वो ईजी नहीं है, उसकी वजह है जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अखबार शुरू किया था, मूक नायक। उसका अगर हम मतलब समझे, वो मूक यानी जो लोग बोल नहीं सकते उनका नायक। मैं बाबा साहब को मूक नायक कहता हूँ हमेशा। मेरा मानना है कि वो उनके नायक हैं जिन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता था। तो एक मुबारक दिन है, इस दिन हम इकट्ठे हुए। मैं चाहता हूँ आप सभी यहाँ आए हैं अपने लिए, हम सबके लिए इस कार्यक्रम के एक बार जोरदार तालियां हम जाले। दूसरी चीज़, दो एक्सपीरियंस हैं छोटे छोटे, मैं शेयर करना चाहता हूँ अम्बेडकर जी के साथ में। मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। पहला ये कि जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की तो मेरे कॉलेज का नाम था भीम। कि मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। बिजनौर ऐतिहासिक धरती है, इसलिए भी ऐतिहासिक धरती है, मायावती जी को पहली बार संसद हमने ही भेजा था, और बहुत सारा और भी इतिहास है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ बिजनौर में कहा जाता है कि जिस समाज के बुजुर्ग अपने आने वाली पीढ़ी को राह दिखाते हैं, वो समाज कभी भी कमज़ोर नहीं रह सकता है। आज हमारे सामने दो बुजुर्गों की, समाज के दो बुजुर्गों की तस्वीर है। पहले बाबा साहब हैं और दूसरे अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब हैं। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब लेजेंडरी शख्सियत है, क्योंकि उन्होंने जिन्ना जैसी शख्सियत की मुखालफत की थी और कहा था नहीं ये देश हमारा है, तुम्हारी ट्यूनेशन थ्योरी तुम्हें मुबारक, हम इसे नहीं मानेंगे। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के नाम को आगे नहीं लाया गया या लाने नहीं दिया गया। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है हमारे बीच, दीपाली। उन्होंने बाबा साहब को लेकर के एक पोयम लिखी है, वो चाहती हैं कि वो स्टेज पढ़ें, तो मैं बुलाना चाहूँगा दीपाली, प्लीज़ आ जाएं। दीपाली के लिए ज़ोरदार तालियां। मुझे लगता है पहली बार स्टेज पर आ रही हैं, मनोबल बढ़ाते रहें। अगर मैं इसे लिए बिना बोलूं तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत और ढेरों शुभकामनाएं। शिक्षा, सम्मान जैसे सूर्य का प्रकाश, आप मेरी विकास और क्रांति की अनबुझी मिसाल। आप मेरी विकास और क्रांति की अनबुझी मिसाल। हर रोज आपका अभिनंदन है, शीश झुकाकर आपको मेरा वंदन है, शीश झुकाकर आपको मेरा वंदन। सफलता पक्की नहीं, सफलता पक्की नहीं, असफलता अंतिम नहीं है, गलत को गलत कहने की क्षमता कहीं, प्रतिभा का स्वरूप वही, प्रतिभा का स्वरूप वही। गलत से संघर्ष को तैयार हैं, आप सरलता की चिंगारी की तरह बेमिसाल हैं, आप सरलता की चिंगारी की तरह बेमिसाल हैं। हर रोज आपका अभिनंदन है, शीश झुकाकर आपको मेरा वंदन है, शीश झुकाकर आपको मेरा वंदन। हे संविधान रचयिता, मानव जाति उद्धार विधाता, दीपक से प्रज्वलित इस मन से करती हूँ पुष्प आपको अर्पण। हर रोज आपका अभिनंदन है, शीश झुकाकर आपको मेरा वंदन। दर्दों की पूजा को छोड़ो, आंसू की जगह अंगार भरो, दर्दों की पूजा को छोड़ो, आंसू की जगह अंगार भरो। शोलों सा धधक उठो तुम, जुल्म सितम पर तीखे से तीखा वार करो, जुल्म सितम पर तीखे से तीखा वार करो। भाग्य को छोड़ो, अपनी मजबूती पर विश्वास करो, भाग्य को छोड़ो, अपनी मजबूती पर विश्वास करो। बाबा साहेब के जैसे ऐसे विचार हो, बाबा साहब आप क्रांति की जलती मसाल हो, बाबा साहब आप क्रांति की जलती मसाल हो। हर रोज आपका अभिनंदन है, शीश झुकाकर आपको मेरा वंदन। लंबा जीवन नहीं पर जीवन महान हो, बाबा साहब की इस बिटिया की यही पहचान हो। बाबा साहब आप महान हो, बाबा साहब आप महान हो। अंधेरी रातों में विचारों की ज्वाला बनती चिंगारी की शुरुआत आप हो। बाबा साहब आप बेमिसाल हो, बाबा साहब आप बेमिसाल हो। हर रोज आपका अभिनंदन, हर रोज आपका अभिनंदन है, शीश झुकाकर मेरा आपको वंदन है, शीश झुकाकर आपको मेरा वंदन। मैं सबसे पहले चाहूंगी सुमित कटारिया, हाँ आप आ जाए। सुमित कटारिया जी के लिए मैं दो शब्द बोलना चाहूँगी। बहुत लंबे समय से ये हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और जब ये दलित टाइम्स स्टार्ट हुआ वो तब से जुड़ना चाहते थे, बट ये नहीं हो पाया कि वो कंटिन्यूसली हमारे साथ काम करें, बट सपोर्ट बहुत किया है उन्होंने। मैं चाहूँगी कि वो आए और दो शब्द कहें। धन्यवाद।
हाँ, सबसे पहले तो मैं कुश अम्बेडकरवादी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया। उन्होंने मुझसे पहले भी कहा था कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। और दलित टाइम्स जो दलितों की आवाज़ उठाने का एक नया माध्यम है। इसके अलावा हमने और भी देखा है, महाराष्ट्र में आवाज़ टीवी चलता है, दलित दस्तक है, नेशनल दस्तक, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं। ये इसलिए ही बनाए गए क्योंकि जो मेन स्ट्रीम तथाकथित जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे हम तारीफ़ करते हैं एनडीटीवी की भी, लेकिन जब हम उसको भी देखते हैं, वो भी एक तरीके का नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं। असली जो मुद्दे हैं दलित समुदाय के या मुस्लिम समुदाय, माइनॉरिटी महिलाओं के, वो हमें वहाँ पे नदारद दिखाई देते हैं। ठीक, सबसे पहले तो बधाई, दलित टाइम्स को 2 साल हो गए हैं। इस सब के लिए आप काबिल तारीफ़ आपकी होनी चाहिए। आपके जितना भी आप मतलब जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, कम रिसोर्सेज होंगे आपके पास, जितना बड़ा साम्राज्य बीजेपी आज खड़ा कर चुकी है, आरएसएस की इतनी शाखाएं उन्होंने खोल ली हैं, तो ऐसे दौर में आप सब काम कर रहे हैं, तो आपको बधाई। मेरा काम बाबा साहब अम्बेडकर पे है और शिक्षा पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं। एनसीईआरटी में भी हम देखते हैं कि 1990 से पहले बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ पढ़ाया नहीं जाता था, केवल संविधान निर्माता एक लाइन होती थी। भगत सिंह या और बहुत सारे क्रांतिकारी, समाज के लिए काम करने वाले लोग, नेता, महानायक, उनका हमें जिक्र नहीं मिलता है किताबों में। 1990 के बाद हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, और उसमें भी कुछ चीज़ों को वो छोड़ देते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस की अगर हम बात करें, उसमें भी वो चाहते थे कि रिडल ऑफ हिंदुइज़्म को ना रखा जाए, तो उसको भी लेके लड़ाई की गई लोगों ने। और अगर हम देखें, आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पे हम माला चढ़ाते हैं, बड़े बड़े स्टैचू लगाए जाते हैं। अभी तेलंगाना में 125 फुट के स्टैचू को अनावरण किया गया, और विश्वविद्यालय हो जाए या पुस्तकालय हो, उनका निर्माण नहीं किया जा रहा, वो नहीं बनाए जा रहे। दलितों को नौकरियां नहीं दी जा रही है, केवल स्टैचू बना देते हैं, और लोगों को लगता है कि स्टैचू बनने से दलितों को बहुत सम्मान मिल रहा है। नहीं, जब तक आप नौकरी नहीं देंगे, जब तक आप आईएएस आईपीएस दलित समुदाय से, आदिवासी या ओबीसी समाज से नहीं आगे लाएंगे, तब तक ये खाली एक दिखावा हो जाएगा कि फ़ोटो पे तो माला है, लेकिन जो आम जनता है, जो दबे कुचले समुदाय से आते हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन हमें सरकारी संस्थानों में, मीडिया संस्थानों में नहीं दिखाई देता। इतने सारे लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं, उनको ज़मीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है। इतने बीए एमए किए हुए लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं विश्वविद्यालय में, तो नन फाउंड सुटेबल उनको कर दिया जाता है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि बाकी गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपनी बात रखें। इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आप सबसे मैं पहली बार मुखातिब हूँ, और कुछ के ज़रिए आप सब तक मैं पहुँचा हूँ। तो दलित टाइम्स के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ कि 2 साल का यह सफ़र उन्होंने पूरा किया है, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि हमारे यहाँ पत्रकारिता पर लगातार पहरे जैसी हालत है, या फिर ऐसा है कि आपको बोलना है तो वो बोलना है जो हम चाहते हैं। वैसे दौर में अगर नए संस्थान अपना दखल बढ़ाते हैं, नए संस्थान फिर से उस समुदाय और उस तबके में जाते हैं जो इस समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा है, तो यह एक अच्छी बात है। और इसके लिए भी दलित टाइम्स और कुश को और उनके सभी साथियों को, जो चूँकि मैं परिचित नहीं हूँ, तो मैं बधाई देता हूँ। मैं मतलब मैंने एक नौकरी छोड़ी और एक मीडिया आउटलेट शुरू किया हमने, जनज्वार। तो चूँकि मैं दलित समाज से नहीं आता हूँ, लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि वो बात आए, तो हमने 1-2 जगह अपने रिपोर्टर रखे, स्पेसिफिक दलित समाज के युवक, और हमें लगा कि ये बात आनी चाहिए। तो उत्तराखंड में हमारा एक रिपोर्टर था, और उसने रिपोर्टिंग की, बाद में मुकदमा भी दर्ज हुआ उस पर। तो कई बार लोग हमसे कहने लगे कि ये केवल दलितों का मसला उठाता है। तो हमें ये लगता था कि साहब, 1-2 बार बहस हुई, लोगों से बात की हमने कि ठीक है, दलितों का मसला उठाता है, इसीलिए है कि वो उस समाज के मसलों को ले आए।
लेकिन इससे अलग हमारे लिए थोड़ी एक नई चीज़ थी, वो ये चीज़ थी कि जो जनज्वार में बहुत सारे दलित मसले नहीं आ पाते थे वह आने लगे थे। वह वो सवाल आने लगे थे जो सवाल आमतौर पर पत्रकारिता के मुख्य धारा में कभी नहीं होते थे। मतलब गांव में फ़र्ज़ करिए कि अगर जैसे बहुत ऑब्वियस बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई भोजन माता का बनाया हुआ खाना नहीं खा रहा है तो यह बहुत ऑब्वियस माना जाता है और माना जाता है कि क्या झंझट करना है, इसको किनारे कर दो। वह लड़का उस खबर को खींच लाता था और खबर बना देता था कि साहब भोजन माता अगर दलित है तो उसका बनाया हुआ खाना दूसरे जो सवर्ण बच्चे हैं या पिछड़ी जातियों के बच्चे हैं वो नहीं खा रहे। तो फिर हमें वहाँ से जो पत्रकार मित्र मुझे पहले से जानते थे, मैंने और मीडिया जगहों में काम किया है, तो उस दोस्ती मित्रता की वजह से फ़ोन करते थे, तुम्हारा ये पत्रकार हर बात को तान देता है। तो हम कहते थे वो सच ही तो कह रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी और समाज में वह बृहत्तर स्पेस है जिसमें दलित और गरीब दोनों आते हैं और अन्य जातियों के भी गरीब आते हैं, जिनकी की खबरें हमारे यहाँ कोई खबर के मायने और मतलब नहीं रखती हैं। अगर यह शुरुआत होती है और अगर हम लोग उन लोगों की खबरें कर पाते हैं जो वाकई हमारी व्यवस्था के सबसे मारे हुए लोग हैं, जिनकी चर्चा न राजनीति में है, जिनकी चर्चा न पत्रकारिता में है, जिनकी चर्चा न हमारे सिनेमा में है और न ही हमारे सीरियलों में है। यही मुख्य माध्यम है मीडिया के, जिनके जरिए हम देश की समस्या को जानते हैं। मतलब आप यूँ समझें, एक मोटी बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल जो कि बुनियाद थे शिक्षा के और मिडिल स्कूल इन सरकारों ने ध्वस्त किए हैं और उसमें सभी सरकारों का बराबर योगदान है। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, हम अपने प्रदेश में देखते हैं कि पिछली सरकारें जो कि जिनके वोटर थे, अगर आप कहें कि बीजेपी एक सरकार है और वो अपने वोटरों का काम कर रही है, तो जैसे बीजेपी अपने वोटरों का काम कर रही है, उसने जो जो वादे किए मोटे तौर पर उसको पूरे कर रही है। लेकिन हमारे लोगों ने जो कि इन जातियों इन समुदायों के वोटर थे, खासकर अस्पताल जो गरीबों के लिए थे और स्कूल बर्बाद होते गए और हम देखते गए। अब गरीबों के स्कूल देखिए, मूल बात चूँकि ये पत्रकारिता तक जुड़ती है कि कैसे अगर प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा सरकारी तो कैसे खाई बढ़ जाएगी। जैसे हमें बहुत ढंग से याद है कि हम जिन परिवारों से आते थे, हमारे साथ ही दूसरी जातियों के भी बच्चे पढ़ते थे, तो अमीरी और गरीबी में जाति की जो संरचना थी वो थोड़ा मिट रही थी या उसका थोड़ा घालमेल शुरू हो गया था, जिसमें कि दूसरी भी जातियों के बच्चे आते थे, अन्य जातियों के। अब क्या होने लगा है कि करीब करीब निहायत दलित और पिछड़ी जातियों के ही बच्चे, जिनके परिवार उनका ढंग से पेट नहीं भर पाते हैं, सिर्फ वही प्राइमरी स्कूल तक जाते हैं। बदनाम मास्टरों को किया गया है, जबकि मास्टरों को 20 काम पकड़ा दिया गया। वही मास्टर हमें पढ़ाते थे तो हम ये माइक पकड़ लिए, और वही मास्टर उन्हें पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ खाना तक सीमित हो गए। तो यहाँ तक पत्रकारिता अगर हमारी जाती है कि दोष मास्टर का नहीं है, आपने जब 20 काम पकड़ा दिए हैं एक मास्टर को, तो जाहिर तौर पर आपने बच्चे को पढ़ाने का काम ही नहीं दिया। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इस देश के प्राइमरी एजुकेशन पर लड़के जो मास्टर हैं वो स्कूल अब अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और वो बच्चे बुला के लाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सीमाएं तय कर दी गई हैं कि अगर 30-40 बच्चे आपके स्कूल में नहीं हैं तो हटा दिए जाए। तो इस तरह से मतलब एक बात है जो कि पत्रकारिता से जुड़ती है, जिससे हमारा समुदाय मजबूत होता है। जैसे अगर बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं होंगे, जो समुदाय मजबूत नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, जैसे अंबेडकर को हम जब याद करते हैं तो उनका सर्वाधिक जोर शिक्षा पर है, और शिक्षा वह ब्रह्मास्त्र आज भी है जिसमें कोई मतभेद नहीं है, जिसकी बदौलत आप सक्षम और समर्थ होते हैं, जुबान खोल पाते हैं। चौराहों पर जो जुबान खुलने लगी थी, विश्वविद्यालयों कॉलेजों में जो टकराने लगी थी पिछड़ी और दलित जातियों के लोग, वो धीरे धीरे हमारे सेक्शन बांट दिए गए हैं। या फिर आपके पास अशोका यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, अगर आप दलित और पिछड़ी समाज से आते हैं और सक्षम हैं तो वहाँ पढ़ाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाइए, अन्यथा आप गायब हैं। तो वह जो नीचे से आ रहे थे लोग, गरीब थे, उनका आना बंद होता जा रहा है। और जो गरीब आदमी है, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा के, अब फीस 1000 रुपये न्यूनतम गांव की है,
जो व्यक्ति अगर हमारे आंकड़ों में 80% लोग इस देश के अगर गरीबी रेखा या उसके आसपास हैं, अगर हमारे देश का आंकड़ा ये कहता है कि 90% लोग रोज 10 महीने का 10,000 रुपया कमाते हैं हमारे देश में, तो जाहिर तौर पर वह जो प्राइमरी एजुकेशन की बुनियाद खत्म की जा रही है मिडिल स्कूल की, यह हमारे पत्रकारिता की बड़ी चिंता होनी चाहिए। और उसी तरह स्वास्थ्य जो है वह हमसे छीना जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर महीने में एक बार भी उसके परिवार का व्यक्ति चला जाए और 2-3 हज़ार रुपये भी खर्च हो जाते हैं, तो उन घरों की स्थिति आप समझ सकते हैं कि कैसे खत्म हो रहा है। अगर लोग सक्षम नहीं होंगे तो किसी आंदोलन में नहीं आएंगे, किसी संघर्ष में भी शामिल नहीं होंगे, और न ही वह जुबान बन पाएंगे आपकी। तो हम बार बार सोचते रह जाएंगे कि हम नारे भी दे रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग भागते क्यों चले जा रहे हैं? तो उसकी मूल वजह यह है कि उनकी रोटी मुश्किल होती जा रही है। और मतलब मौजूदा सरकार न कोई अध्ययन करती है, न कोई आंकड़े जारी करती है। पहले से जो आंकड़े जारी करने के तौर तरीके थे उन पर भी तालाबंदी लगाया जा रहा है। ऐसे में सही जानकारियां हमें नहीं मिल पा रही। 5 किलो अनाज का जो ऑप्शन है उसने लोगों के रास्ते जो है लगता है कि उनको गांव में रोक दिया है, लेकिन उनकी मजबूरी भी हो गई है। ये स्थिति हो गई है कि वो 5 किलो के बिना नहीं जी सकते। नरेगा का काम बंद है। तो हमारा ये कहना है कि पत्रकारिता के अगर इन दायरों में दखल बढ़ता है, मतलब जो वैश्विक विमर्श है उसके साथ साथ अगर हम स्थानीय स्तर पर जो आखिरी आदमी है उस तक इस विमर्श को ले जाने में दलित टाइम्स या इस जैसी मीडिया का महत्व बनता, रास्ता निकलता है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा महत्व बनता है। और ये उम्मीद बनती है कि ये पत्रकारिता के जरिए जो है अंबेडकर के सपने को हम मैं चाहूंगी कि हवलदार भारती जी जरा यहाँ आए। अबे प्लीज आइए सर, प्लीज। अब अपने शब्दों से हम अनुग्रहित करें। आप सभी को जय भीम। जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने इस दौर को बड़े ढंग से स्पष्ट रूप में समझाने का प्रयास किया कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, और सामाजिक ताने बाने की बात कर दिया, बताया उन्होंने, और बहुत ही मार्मिक ढंग से उसको समझाने का कोशिश किया। क्योंकि शब्द की ज़रूरत होती है किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। आपको भाषा नहीं है आपके पास, तो आप शायद अपने दर्द को, अपनी अभिव्यक्ति को आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को उन्होंने बड़े ही ढंग से समझाया। निश्चय ही दलित टाइम्स एक इतिहास रच रहा है। ऐसे हालात में जब अब अगर आप अपना दर्द बता रहे हैं तो आपको क्रिमिनलाइज कर दिया जा रहा है, या आप किसी समाज की बात कर रहे हैं, उसकी समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो जो पूरा सामाजिक ताना बाना है वो जातिगत डिवीज़न में बटा हुआ है। न्याय व्यवस्था है, मीडिया का पूरा जो फील्ड है, ऐसा कोई भी नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा कि बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन को लेके, उसके इम्पोर्टेंस को लेके बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा बल दिया उस पर। लेकिन जब ही हम शिक्षा के क्षेत्र में जब जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, या उससे एफिलिएटेड जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको हम जब देखते हैं तो हमको जो समाज में चल रहा होता है बिल्कुल एज इट इज़ हम वहाँ पे देख रहे होते हैं। वही कास्ट डिवीज़न, वही नफरत। तो ये सवाल बनता है कि फिर हम कौन से शिक्षा को ले रहे हैं, कौन से शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा को डिकोड करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार की शिक्षा आपको चाहिए, कौन सी शिक्षा पाके सूरज जी का अपना अप्रोच बिल्डअप हुआ है, कौन सी शिक्षा पाके मैं उसी ताना बाना, उसी व्यवस्था को कैरी ऑन कर रहा हूँ, उसी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते चले जा रहे हैं हम। तो ये जो पूरा ताना बाना है, जो सारा सिस्टम है, इसको क्वेश्चन करने के लिए हमको किस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत है, या इस सारी चीज़ों को मनवाने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए
मीडिया किस तरीके से रोल अपना प्ले करता है, आप सब बुद्धिजीवी हैं, उसको बेहतर जानते हैं और उसमें डिटेल्स में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वो समय की बर्बादी होगी। ऐसे माहौल में अगर दलित टाइम्स आवाज़ अपनी, जैसे कि सूरज जी ने बताया कि मूक नायक बना हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सारी टीम को, स्पेशली कुश अम्बेडकरवादी जी को, जो एक बीच की कड़ी हैं, जो हम लोगों को, सभी लोगों को जोड़ के रखे हैं। और आज यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए और एक ऐसी जगह पे जो कल्पना करना मुश्किल है। तो एक बार फिर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि आप अपने राह पे, सही रास्ते पे हैं, आप इसको आगे बढ़ाइए। आपने मुझे सुना, शुक्रिया, जय भीम। थैंक यू सो मच और आप सभी को जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला एक शब्द आता है कि हम एक मूक समाज से आते हैं। वह समाज जिसे सदियों से न बोलने दिया गया, न पढ़ने दिया गया। सही अर्थों में देखा जाए तो दुनिया के अन्य हिस्सों में देखा जाए समाज के साथ भेदभाव होता है, पर हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जिस देश में हम लोग रहते हैं, खास करके जब डिप्रेस क्लास की बात करते हैं, हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसको लोग देखना तक पसंद नहीं करते हैं। अगर आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर का एक आर्टिकल पढ़ेंगे, वाट पथ टू इमेंसिपेशन, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जो इस देश के अनटचेबल्स कम्युनिटी के लोग हैं, वो कोढ़ से पीड़ित मरीजों से भी उनकी हालात गई गुजरी है। बताते हैं जैसे कि अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो और कोई व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित है, लोग उसको देखते हैं, उसके मन में दया आ जाती है, देखो कितना पीड़ित बेचारा है, कितना दर्द से तड़प रहा है। लेकिन वही लोग जब अनटचेबल कम्युनिटी के पीड़ा को देखते हैं तो उनकी जुबान बंद हो जाती है, वो उनके पक्ष में हमदर्दी तक नहीं रखते हैं। मतलब हम इतने गए गुजरे हैं कि हम उनके सिंपैथी के भी हकदार नहीं बन पाते हैं। ऐसे दौर में आज मुझे खुशी होती है जब हमारे समाज के लोग एक माइक पकड़ते हैं और चल उठते हैं, उस कौम की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं जिस कौम को आज तक लोगों ने देखना पसंद नहीं किया, जिस कौम को आज तक लोगों ने सुनना पसंद नहीं किया। अभी मैं 2 दिन पहले ऐसे बातचीत चल रही थी तो एक साथी से मेरी मतलब बहस हुई और उन्होंने कहा कि हम हैं ना तुम्हारी आवाज़ उठाने के लिए, तुम लोग मतलब मीडिया चैनलों में अपने कास्ट, अपने कम्युनिटी के लोग क्यों देख रहे हो, अपना रिप्रेजेंटेशन क्यों देख रहे हो? सवर्णों में अच्छे व्यक्ति हैं जो समाज की बात करते हैं, तो मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, समाज की बात करते हैं, ऐसा करके आप कोई क्रांति ला रहे हो क्या? अच्छा होना हर व्यक्ति की फितरत होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है और तो अच्छा हो करके समाज पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहा है। लेकिन जैसे एक महिला संगठन होती है, क्या एक महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पुरुष को बनाया जाना चाहिए? कभी नहीं ना। ठीक उसी तरह से जो प्रसव पीड़ा का जो दर्द होता है वो सिर्फ महिला समझ पाती है, वो पुरुष नहीं समझ पाता है। सिंपैथी रख सकता है, उसकी पीड़ा समझ सकता है, उसकी वेदना को समझ सकता है, उसकी वेदना से अपने आप को जोड़ सकता है, लेकिन वह व्यक्ति प्रसव पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता है। क्योंकि 2 शब्द होते हैं, बार बार मैं कहता हूं, एक होता है सहानुभूति और एक होता है स्वानुभूति। जो मैं इसके पहले बोला कि हम उनके सिंपैथी के भी हकदार नहीं, हम उनके सहानुभूति के हकदार नहीं। आज कानून की बदौलत हम इतने मजबूत हुए हैं कि लोग हम पे सिंपैथी रखना तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन सिंपैथी अलग चीज होती है और जो हम खुद अनुभूत करते हैं, जो स्वानुभूति होती है, वो आप महसूस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भरे चौराहे में अगर किसी को ऐसे कह दिया जाए हटो चमार इधर से उठ जाए, चमार लोग मतलब आतंक मचा के रखे हैं, गंधोरे हैं, कुछ भी बोल दें, तो वो आपको देख के थोड़ा बुरा लगेगा, यार झूठे बेचारे को बोल दिया, देखो बेचारा। पर आपने जो मुझे सिंपैथी जताई, जो आप मेरे पक्ष में खड़ा होने की कोशिश की है ना, यही दिखाता है कि हम कमजोर हैं और हमें आपकी जरूरत पड़ रही है। और आप हमें अपनी हमदर्दी का हिस्सा मत समझिए, क्योंकि हम अब जो है अपनी अनुभूति खुद रखना चाहते हैं, अपनी बात खुद रखना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं, अगर आप सोलिडरिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी की तरफ, तो कृपया मंच और माइक छोड़ दीजिए।
इससे बड़ी सॉलिडरिटी कुछ हो ही नहीं सकती है कि आप मंच माइक छोड़ दीजिए, हम अपनी पीड़ा खुद कहेंगे, आप सुनिए। हजारों साल से आपके दादा बाप दादा वक्ता रहे हैं, खूब बोले हैं, खूब लिखाए, खूब सुने। तुलसीदास दुबे जैसे न जाने कितने लोग आए और खूब ज्ञान मतलब बांट करके चले गए। पर हम चाहते हैं कि अब हम बोलें और आप बैठ के सुने। हजारों साल से हमारे लोगों ने ताली बजाई, आपके गुणगान गाए हैं, हम चाहते हैं अब हम गाएंगे और आप सुनेंगे। तो ये जो मंच पकड़ने की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में दलित टाइम्स ने अपने 2 साल में इतनी मजबूत भूमिका निभाई है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसकी पूरी टीम को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, कुश भाई को धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की उस सोच को जिंदा करने की कोशिश किया है, उस सोच को जिंदा करने का एक मुकम्मल प्रयास किया है, जिस कौम को हजारों सालों से लोगों ने दबाने की कोशिश की है, जिसको लोग हमेशा से सिंपैथी का हिस्सा बनाते थे। हमें किसी के समर्थन से कोई तकलीफ नहीं है, हमें खुशी होती है जब कोई सबर्ड कम्युनिटी का व्यक्ति हमारे साथ सॉलिडरिटी अपना एक्सटेंड करता है, हमें अच्छा लगता है। पर मेरा अपना मानना है कि आप सॉलिडरिटी एक्सटेंड करो, पर फाइट हम करेंगे, लीड हम करेंगे। हमें आप पे भरोसा नहीं है। आप अच्छे हो सकते हो, मुझे आप पे कोई शक नहीं है, आप बेशक अच्छे हो सकते हैं, आपकी वेदना अच्छी हो सकती है, लेकिन दाई और माई में फर्क होता है। आप बेहतर दाई हो सकते हैं, पर बेहतर माई हमें अपने कम्युनिटी के लोगों से ही मिलेगी। यही फर्क था गांधी में और यही फर्क था अंबेडकर में। तो हम चाहते हैं कि आप गांधी बनिए, लेकिन अंबेडकर की जो श्रृंखला है, बाबा साहब अंबेडकर की जो लड़ाई है, बाबा साहब अंबेडकर की जो वेदना है, वो बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे ही रखेंगे। साहब कांसीराम कहते थे कि मैं बाबा साहब के बच्चों के बगैर इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हमें बाबा साहब के बच्चों के बगैर इस देश की मीडिया को नहीं चलने देंगे। इस देश की मीडिया बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे चलाएंगे, उनकी वेदना वो खुद रखेंगे, अपनी पीड़ा खुद रखेंगे, वो महसूस करेंगे कि हमारी वेदना क्या होती है। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सोसाइटी है और सोसाइटी का जो कैरेक्टर है, आप उसको समझिए। उस सोसाइटी के कैरेक्टर को जब आप समझेंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि इतना आसान होता है जैसे कि आप ऐसे मतलब क्या नाम है कि मेट्रो में घुसे हुए हैं और कोई आपको नाम बुला दिया कि ठीक है, मतलब आपको हरिजन शब्द से बोल दिया, लोग आपको ऐसे देखेंगे। कोई आपको चमार बोल दिया, कोई आपको भंगी बोल दिया, लोग आपको ऐसे देखेंगे, लगता है कि हड़प्पा की खुदाई से कोई व्यक्ति निकला हुआ है और लोग उसको घूर घूर के देखना चाहते हैं। तो ये जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, आप जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी आवाज हम सब खुद बने, और मुझे गर्व है दलित टाइम के पूरे टीम को और आप सबको कि आप सब लोगों ने इस टीम को मजबूत किया, इस आवाज को मजबूत किया। यकीनन में आप सभी लोग मूक नायक हैं, आप सभी लोग मूक की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत बधाई। बतौर सूरज कुमार अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत होगी, किसी मदद की जरूरत होगी या सहयोग की जरूरत होगी, उससे बड़ी चीज अगर संघर्ष की जरूरत होगी, यकीन मानिए सबसे पहली पैदान पे खड़ा हुआ मिलेगा। शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि सुनील जी यहाँ आए। सुनील कश्यप जी काव्यवान मैगजीन में बड़े अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं इन्होंने। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फुर्सत में जो काम होता है उसका अलग ही मज़ा होता है। धन्यवाद सुषमा, लेकिन मैं तो सुनने के लिए आया था, मैं बोलने के उससे नहीं आया था। जय भीम साथियों आप सभी को। और ये आज बड़ा अच्छा मौका है कि दलित टाइम्स के 2 साल पूरे हो रहे हैं, और वो भी उस टाइम में जब मुझे लग रहा है कि 103 साल मुख्य नायक के पूरे हुए हैं। तो बाबा साहब अपने आप में एक बहुत अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने मुख्य नायक शुरू किया था 1920 में, और उसके 2020 में 100 साल पूरे हुए। और फिर उसके 1 साल बाद आप लोगों ने दलित टाइम्स, जो आज के समय की ज़रूरत है, इस तरह का मीडिया जिस पे अजय जी ने एक लंबा जो है अनुभव शेयर किया था हम सब के बीच में। और मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, एक छोटी सी किस्सा आप लोगों को सुनाता हूँ कि एक बार एक राजा ने अपने बेटे को जंगल में भेजा, और उसने कहा कि आप जंगल जाइए और जाके वहाँ पे जाके जानवरों की आवाज़ सुन के आइए। तो वो जाता है, जब वो आता है कुछ दिनों बाद लौट के, तो पूछता है कि आपने किन किन जानवरों की आवाज़ वहाँ पे सुनी। तो वो बताता है उसने हाथी की, शेर की, सब की बताई। और ये प्रक्रिया उस राजा ने अपने बेटे को भेजने के लिए कम से कम जो है 5-6 साल तक की, जब तक उसने सांप के चलने की और बिच्छू के चलने तक की आवाज़ नहीं बता दी। तो उस राजा का ये आशय था कि देखिए, जो बोलता है उसे तो सब सुन लेते हैं, लेकिन जो नहीं बोलता है आपको उनको भी सुनना आना चाहिए। और मीडिया का तो ये काम बनता है कि जो नहीं बोलता है मीडिया को तो उनको भी सुनना आना चाहिए। और ये वो तबका रहा है जिसके साथ में ये दिक्कतें बढ़ती रही है कि उनको हम सुने।
अभी सूरज भाई बहुत अच्छी बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक सवाल यहाँ पे बनता है कि इस देश को हम बाबा साहब के बाद का देश देखना शुरू करें, जो बाबा साहब ने हमें दिशा दी है 1947 के बाद की, जो उन्होंने संविधान दिया हमें। अगर हम वहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम बना लेंगे, लेकिन अगर हम इतिहास को और उनकी गलतियों को और उस बात को बदले की तरह तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हम कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि बदलाव की ज़रूरत है, बदले की ज़रूरत नहीं है। हल दोनों तरफ से ही निकलना है। आप रस्सी को खींच के हल नहीं निकाल सकते, वो इधर खींच जाएगी, वो इधर खींच जाएगी, और चीज़ें जब तक करीब नहीं आएंगी, पास नहीं आएंगी, तब तक हम इसको नहीं कर सकते। नहीं तो फिर इतनी चीज़ें फंसती हुई चली जाएगी कि अगर हम देखेंगे कि मान्यवर साहब ने हमारे सामने एक बहुजन कॉन्सेप्ट लाए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की 4 कैटेगरी है, जर्नल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। उन्होंने एक ऊपर की कैटेगरी छोड़ी और नीचे की 3 कैटेगरी ले ली। लेकिन अगर हम ओबीसी में ही बात करें तो क्या किसान कौम सारी सामंती होती है? वो तो कभी दलितों के साथ खड़ी नहीं होती, लेकिन ओबीसी में है। ऐसे तो बहुजन कॉन्सेप्ट में आ ही जाएंगे ना सारे के सारे लोग, लेकिन वो गाँव की प्रताड़ना में आप देखेंगे तो सारे के सारे दलित विरोधी निकल जाएंगे। तो उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ये सब भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारे सहयोगी कौन है, हमारे गैर सहयोगी कौन है, ये साथ में बैठना पड़ेगा। और ये तो बात है कि हाँ, लीडरशिप अब अपने बीच से आनी चाहिए, मंच माइक अपने बीच से आने चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो लोग हैं साथ चलने वाले, कंधे से कंधा मिला के चलने वाले, उनको भी साथ लेके चलने की ज़रूरत है। तभी हम इन सारी चीज़ों को हल निकाल पाएंगे। और सही बात है, मतलब मीडिया में तो एक लंबा गैप है, बहुत लंबा गैप है कि जो आज तक चीज़ें हल नहीं हो पाई है। और सवाल है पीड़ा का कि पीड़ा, उस पर पीड़ा को वो कैसे समझते हैं, वो अपनत्व की भाषा उसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल तो है। लेकिन हमारी चीज़ें जहाँ जहाँ खड़ी हो सकती है, जिन जिन रास्तों से खड़ी हो सकती है, हमें भी अपने रास्ते और अपने दायरे बढ़ाने होंगे, अपनी सोच भी बढ़ानी होगी, हमें भी संकीर्णताओं में नहीं जाना होगा, हमें उनकी समझ बनानी होगी और उसे आगे लेके चलना होगा, जिससे कि दूरियां कम हो और मूवमेंट खड़े हो सके। आज के समय में जिस तरह का की हमारी व्यवस्था चल रही है, इसको समझने की हमें ज़रूरत पड़ेगी और पड़नी चाहिए, और हम लोगों को साथ मिलकर हम सारे लोग कुछ हल निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये नहीं होता तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख रहे होते, अगर साथ चलने की या साथ देश लेके चलने की बात नहीं हुई होती। वो एक अलग अपने अलग देश के लिए, जिन्ना ने एक देश अलग मांग लिया था, वो भी एक चमरस्तान मांग लिए होते, और उसके नेशन ऑफ फादर तो बन ही गए होते ना वो भी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसी देश में रहना पसंद किया और इस देश के साथ चलने की ज़रूरत फील की। और हमें भी ये सारी चीज़ें बनानी है और साथ मिलके ही इन सारी समस्याओं का हल निकालना है। और दलित टाइम्स के सारे साथियों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। धन्यवाद। जय भीम। आप सबके लिए गिफ्ट दलित टाइम्स लेकर आया है, तो पहले मैं अपनी बात रखती हूँ, फिर उस गिफ्ट को हम आपको देते हैं, उसके बाद हम वक्ताओं की बात रखेंगे, वक्ताओं से कहेंगे कि वो आप सबके लिए गिफ्ट दलित टाइम्स लेकर आया है, तो पहले मैं अपनी बात रखती हूँ, फिर उस गिफ्ट को हम आपको देते हैं, उसके बाद हम वक्ताओं की बात रखेंगे, वक्ताओं से कहेंगे कि वो यहाँ आए। भैया मुझे ये निकाल के दीजिए। होप सो कि ज़्यादा बोरिंग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा चीज़ें समझने में मुझे टाइम लगता है। बाकी उम्मीद है एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। दलित टाइम्स की परिभाषा यही है, लोग 2 सालों में जुड़ते गए, कोई छूटा नहीं, सिर्फ जुड़े हैं और आज तक जुड़े रहे हैं। जब तक दलित टाइम्स चलेगा, होप सो के चलता ही रहे, कभी रुके ना, लेकिन तब तक भले ही इसमें काम ना करें, लेकिन जुड़े रहेंगे। इस बीच में एक तो नाम को लेके बहुत चीज़ हुई, क्योंकि सीधा पॉइंट आउट करता है कि दलित टाइम्स, तो नाम को लेके बड़ा टारगेट हुए हैं हम कि कल सुनने के लिए मिला कि यार ये क्या नाम होता है, मतलब सीधा तुम्हें कोई दबी कुचली नज़र से नहीं देखता कि तुम क्या कर रहे हो दलित टाइम्स में। मैं इनका बात ही तो वही है कि हमें जिन लोगों की बात करनी है उनके नाम से बात करेंगे ना, हम क्यों रखें कोई ऐसा नाम
जो सुनने में अच्छा लगे, ठीक है, उसके होर्डिंग्स देखने में अच्छे लगे, लेकिन बात उसकी ना हो जिसकी होनी चाहिए। मैं जब इससे पहले जहाँ मैं काम करती थी, वहाँ जब मैं किसी मुख्य धारा की मीडिया की जब न्यूज़ पढ़ती थी, तो वहाँ मुझे सिर्फ इतनी चीज़ समझ में आती थी कि हाँ, इस जगह दलित के साथ ये हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद जो चीज़ चेंज हुई वो मुझे ये समझ में आई कि दलित होने की वजह से उसके साथ ये हुआ। मैं आज जब, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैं ही संभालती हूँ फ़िलहाल दलित टाइम्स की, और ज़्यादा अनुभव नहीं है मुझे, सिर्फ 8 महीनों से जुड़ी हुई हूँ, तो जब मैं फ़ोन करके किसी पीड़ित से या किसी का सामने से फ़ोन आता है अपनी परेशानियाँ बताने के लिए, तो मैं जब उनसे ये चीज़ पूछती हूँ कि क्या किसी बड़े चैनल ने, क्योंकि घटना बहुत बड़ी होती है दलितों के साथ, कि क्या किसी बड़े चैनल ने आपके पास आके उस चीज़ को सुना, समझा या उसे कवर किया, तो मुझे ज़्यादातर जो सुनने के लिए मिलता है वो ये कि मैम हमें उन पे ना भरोसा नहीं है, वो चीज़ें तोड़ मरोड़ के बताते हैं, उन्हें बस ये चाहिए होता है कि उनकी न्यूज़ चल जाए, हमें न्याय मिले या ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें इस चीज़ से। चीज़ें कुछ आगे बढ़ती हैं। मैं अच्छा एक चीज़ बताऊंगी कि मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा अनुभव जिस चीज़ का हुआ है, जो मीडिया में बड़ा काम आता है, कि दबाव के साथ आप कैसे काम कर सकते हो। मतलब सर पे इतना बोझ और उसके बाद भी आपको एक अच्छी स्टोरी बना के देनी है, जो मुझे झेलने के लिए मिली है यहाँ पे। मसलन एक वुमेंस डे पे ना एक फ़ोटो बड़ा वायरल होता है, जिसमें एक महिला होती है, उसके 8 हाथ होते हैं, एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ से बच्चे को खाना भी खिला रही है, एक हाथ से पका भी रही है, एक हाथ से अपने पति को भी संभाल रही है, उसके कपड़े भी प्रेस कर रही है। वो हालत मेरी यहाँ कैसे हुई, एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ से कंटेंट लिख रही हूँ, आंखें सिस्टम पे टिकी हुई है, ज़ुबान किसी को ये समझाती है कि इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे करना है। इतने बीच में फिर दिमाग पैरों तक ये संदेश पहुंचा देता है कि भैया तुम शूट कर रहे हो, तुम्हारा एंगल ठीक नहीं है, अपने ट्राइपॉड को थोड़ा सा लेफ्ट लो। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ आके झेली हैं और मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर ये मेरे काम आने वाला है, क्योंकि मुझे मीडिया में ही काम करना है। मैं कहीं भी जाऊँ, भले यहाँ रहूँ, किसी बड़े चैनल में, किसी नए स्टार्टअप में जाऊँ, ये चीज़ें जो मुझे यहाँ सीखने के लिए मिली है, स्पेशली ओपन माइंडेड। यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं जी नहीं, आपको वही करना है जो हम बताएंगे। आपको लगता है कोई स्टोरी है, आपको उस पर आवाज़ उठानी है, आप उठाइए, कोई मना नहीं है। लेकिन चीज़ वो होनी चाहिए जो जेन्युइन हो, जो दलितों से जुड़ी हो, जो महिलाओं से जुड़ी हो, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने। अब जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया था, दलित पसमानदा कलेक्टिव जस्टिस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग, उसका शुरुआत, उसको लेकर के बताने के लिए मौलाना शहाबुद्दीन साहब हमारे बीच हैं। आप आ जाइए प्लीज़। शहाबुद्दीन साहब का, मौलाना साहब का स्वागत है, तालियों से स्वागत करिए प्लीज़ आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज की ये मजलिस, आज की ये मीटिंग बड़ी मुख्तसर है मगर बड़ी अहमियत की हामिल है, बड़ी इफ़ादियत इसमें नज़र आती है। ख़ास तौर पर आज के दिन का जो इंतख़ाब किया गया वो बेहतरीन दिन है, शानदार दिन है। वो इस वजह से कि आज ही के दिन, आज का दिन एक अजीम मसीहा की पैदाइश का दिन है। उस शख्सियत का पैदाइश का दिन है जिसने हिंदुस्तान में इनकलाब ला दिया। उस शख्सियत की पैदाइश का दिन है जिसने समाजी इनकलाब, ऊंच नीच की बुराइयों का ख़ात्मा किया, जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आज इनकी पैदाइश का दिन है। 1891 में आज ही के दिन पैदा हुए थे और 6 दिसंबर 1956 में आपका देहांत हुआ। इस बीच जो आपकी ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी में बड़े नशे व फराज रहे, बहुत बड़े उतार चढ़ाव रहे, मगर उन्होंने एक एक लम्हा और एक एक कतरा अपनी ज़िंदगी का समाज के लिए, अपनी मिल्लत के लिए और देश के लिए कुर्बान किया। और इसी के साथ साथ बड़ी खुशी और बड़ी मसरत इस बात की भी है कि आज दलित पसमानदा जो एक प्लेटफॉर्म बना है, उसका इफ्तिताही दिन भी है। आज अभी कुछ मिनटों पहले आप हजरात के हाथों से दलित पसमानदा का इफ्तिताह भी हुआ। दरअसल इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई?
आपने देखा होगा यहाँ पर सारे दानिश्वर लोग मौजूद हैं और सभी लोग लिखने पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, और सबका जो जितने भी तबक़ात हैं, हर तबके से, हर समाज के हर एक उनसर से ताल्लुक़ है। आप देखते होंगे और देखा होगा कि हमेशा कोई प्लेटफॉर्म बनता था या कोई मोर्चा बनता था या कोई तंजीम बनती थी तो उसका नाम रखा जाता था दलित मुस्लिम फेडरेशन, दलित मुस्लिम इत्तेहाद, दलित मुस्लिम वगैरह वगैरह। मगर आज इसका उन्वान कुछ मुख्तलिफ कर दिया गया और इसको चेंज कर दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान में दो ऐसे तबके हैं जो बहुत मजलूम रहे हैं और बहुत गरीब रहे हैं, जिनको हर तरीके से उनको दबाया गया, उनको कुचला गया और उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई, उनका शोषण किया गया। वो दो तबके कौन हैं? पहला तबका दलितों का है जिनके साथ बड़ी जुल्म ज़्यादतियाँ हुई, और दूसरा तबका मुसलमानों में वो है जो पसमानदा है, जिसके साथ में बड़ी ज़्यादतियाँ होती रहीं, जिसकी नुमाइंदगी अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत सारे समाज के लिए इनकलाबी काम किए, डेवलपमेंट करने के लिए, उनके विकास के लिए और तालीमी शूर पैदा करने के लिए, सियासी बेदारी पैदा करने के लिए बहुत सारे इन्होंने उमूर अंजाम दिए, मगर वो सब पसे पुष्ट डाल दिए गए। और वो कहीं फ्रंट लाइन पर तो छोड़िए, सेकंड लाइन पे भी वो दिखने के लिए तैयार नहीं हैं और न दिखाए जाते हैं। आखिर कोई न कोई वजूहात तो होंगी, कुछ न कुछ तो असबाब तो होंगे जिनकी वजह से इस तरीके से उनको पसे पुष्ट डाल दिया गया। मोहतरम हज़रात, आज इस बात की भी खुशी हो रही है कि इन दोनों चेहरों को नुमायां तरीके से हमारे सामने लेकर के आया गया और दलित पसमानदा महाज से इन दोनों की रहनुमाई हो रही है, इनकी खिदमत को सराहा जा रहा है, इनके कारनामों को सराहा जा रहा है और इनकी चर्चा हो रही है। जो लोग नहीं जानते थे वो लोग भी गोशगुजार हो रहे हैं, उनकी भी मालूमात में इजाफा हो रहा है। मेरे मोहतरम हज़रात, इन दोनों लोगों ने समाज की तरक्की के लिए जो जीना तय किया, जो रहनुमा वसूल पैदा किए, जो हमें नहज और तरीक़ा वसूल और ज़ाब्ता बताया, वो बताया तालीम को। तालीम एक ऐसी कुंजी है जहाँ से सारे दरवाज़े खुलते हैं, समाज के भी दरवाज़े खुलते हैं, पत्रकारिता के भी दरवाज़े खुलते हैं और सियासत के दरवाज़े खुलते हैं, बिज़नेस के भी दरवाज़े खुलते हैं। ये एक ऐसी चाबी है कि जिससे तमाम दरवाज़े खोले जा सकते हैं, महलों के, राजाओं के, पूरी दुनिया के दरवाज़े खोले जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने और इन जैसी और भी बहुत सारी शख्सियात यहाँ पर गुजरी हैं जिन्होंने हमें ये रोशनी दी और हमें आगाह किया कि तालीम हासिल करो। जिसने तालीम हासिल की वो हमेशा कामयाब रहा। अभी हमारे चेयरमैन साहब बोल रहे थे तो ऐसे ही अपने बारे में बता रहे थे, तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो लोग निचले तबके से आए, गांव देहात से आए। उन्होंने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, मदरसों में एजुकेशन हासिल की और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एक आला मकाम और एक आला मर्तबे पर फाइज हो गए। तो ये सिर्फ बरकत जो है, बरकत और ये रोशनी सिर्फ़ और सिर्फ तालीम हासिल करने की है। तो इसलिए अगर सब लोग मिल करके, सभी लोग मिल करके, जो दलित मूवमेंट चला रहे हैं वो लोग, जो पसमानदा आंदोलन चला रहे हैं वो लोग, सब लोग मिल करके मुत्तहिद होकर के अगर तालीम पर काम किया जाए, और बेशक आप लोग काम कर रहे होंगे, तो इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे वो इलाके जहाँ पर वो गांव, वो देहात, वो महल्ले और वो शहर, वो क़रिये जहाँ पर तालीम से बहुत दूर लोग हैं, वहाँ पर हम लोग तालीम की रोशनी जलाएं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हमारे पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। दूसरी हदीस में फरमाया, चीन मिसाल इसलिए दी कि मदीना से चीन की मुसाफत बहुत दूर है। मतलब ये है कि इल्म की रोशनी तुम्हें जहाँ कहीं भी मिले,
कहीं भी तुम्हें इल्म हासिल करने जाना पड़े तो तुम इल्म हासिल करने के लिए ज़रूर जाओ। हदीस शरीफ में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म के ताल्लुक़ से बहुत सारी फजीलतें बयान की हैं। तो मैं दलित पसमानदा प्लेटफॉर्म से काम करने वाले लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही दलित टाइम्स की आज दूसरी सालाना तकरीब मुनक़िद हुई है। इस तकरीब की मैं दलित टाइम्स के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी और कामरानी से हमें कामयाबी अता फरमाए, आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा खैर के काम, अच्छे काम हमसे लेता रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ लोगों ने बातचीत की थी और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मैम और बाकी गेस्ट भी उसी के लिए आए हुए हैं, दलित पसमानदा कलेक्टिव जस्टिस प्रोजेक्ट। दलित टाइम्स और बाकी सब यहाँ मैं चाहता हूँ कि सभी जिनके पास ये पोस्टर हैं सभी गेस्ट आगे आ जाएं और हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे ज़ोरदार तालियों के साथ। इस खास प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग का कार्यक्रम आज आप सबसे आगे, सबसे पीछे रह गए। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कमी ना हो प्लीज़। तो आज हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जन्मदिन है और देखिए सौभाग्य देखिएगा कि आप जैसी बड़ी शख्सियत यहाँ पर इस छोटे से कार्यालय में मौजूद हैं। हालांकि आज मुझे निमंत्रण के अनुसार यूएनओ में मेरा संबोधन था, मुझे वहाँ बुलाया गया था और मुझे बताया गया कि इंडिया से एक ही आदमी को ऑफिशियली इनवाइट किया गया, लेकिन क्योंकि मेरे इंडिया में इतने प्रोग्राम पहले से शेड्यूल थे और आज एक अच्छी बात यह है कि जो नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये आज जो सब्जेक्ट मैटर रखा गया है बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैं जब बिहार के किसी क्षेत्र में होता हूं तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोग मिलने आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम तो ऐसी हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि जब आप मुस्लिम हैं और ऐसी हैं, क्या है कन्वर्टेड ऐसी हैं, कन्वर्टेड ऐसी थे हम। मैं एक पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका नाम है चौधरी मोहम्मद इस्लाम, कैराना से आते हैं। कैराना मुस्लिम समाज का एक बड़ा प्रोमिनेंट प्लेस माना जाता है। वहाँ के वो बहुत ही रसूखदार व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा मैं गुजर हूँ, मैं गुजर कन्वर्टेड हूँ। तो ये जो अभी खोज बीजेपी ने की है ये पसमंदा वाली, यानी कि बीजेपी की नज़र उस पर भी चली गई कि भाई जरा टटोलो देखो कहाँ है। एनीवे, अभी थोड़ी देर पहले नेशनल दस्तक वाले इंटरव्यू ले रहे थे और सब्जेक्ट यही था कि डॉक्टर अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है या देश की करीब 95% जनसंख्या के लिए। देश की 50% आबादी महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए क्या डॉक्टर अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन क्या है। सच ये है कि वो पहले व्यक्ति थे नेहरू सरकार में जिन्होंने महिलाओं के अधिकार को लेकर के हिंदू कोड बिल पेश किया और उसके गिर जाने के कारण उन्होंने सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो उनसे बड़ा हिमायती इस देश में महिलाओं का कोई हुआ नहीं। दूसरी सर सवाल आता है कि एससी और एसटी, तीसरा सवाल आता है ओबीसी और चौथा सवाल आता है माइनॉरिटीज यानी कि जो मुस्लिम समाज है। तो डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सबको बराबरी का हक देता है और सबसे बड़ी समस्या जो राइट ऑफ वोट है वो तो चाहे रानी हो या नौकरानी हो सबका वोट बराबर है और उसी वोट बैंक को सरकार ने किसी तरीके से पोलराइज किया है, चाहे वो मशीन के माध्यम से किया है चाहे कारण कोई भी हो।
बट सवाल यह है कि वोट की चिंता है कि वोट का राइट सबको बराबर है। अगर जिस तरीके से ओबीसी माइनॉरिटी, क्योंकि आज अखिलेश जी भी बोल रहे हैं कि मैं जिस घर में रहता था उसको भी धुलवाया जब गया तो मुझे पता लगा कि यार मैं भी गड़बड़ है, मेरा भी स्टेटस भारत में कुछ और है। और SC ST तो सब रोजाना जिंदगी जीते हैं। डेली सोशल मीडिया पे कोई लड़की को मार दिया गया, किसी लड़के को मार दिया गया, डेली खून में सने हुए शरीर हम देखते हैं। और जिस तरीके से देश का माहौल है वो चिंता का माहौल है। जो सोचने समझने की शक्ति लोग रखते हैं, और समय यह है कि अब सबको इकट्ठा होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं को अगर जीवन में उतार लिया जाए। एक व्यक्ति ने कहा इस दफ्तर में डॉक्टर अंबेडकर के बड़े मल्टी कलर फोटोज, क्योंकि हर आदमी अपने तरीके से स्टडी करता है, जहां देखे वहीं डॉक्टर अंबेडकर है। क्योंकि ने कहा काशीराम जी कहाँ है, तो हमने कहा बिल्कुल सही सवाल है, काशीराम जी होने चाहिए। फिर काशीराम जी का चित्र तैयार कराया गया, काशीराम जी का चित्र लगा। फिर कुछ ने ऐतराज किया कि साहब वो तो BSP के, क्योंकि समाज है, हर तरह की बातें आती हैं। लेकिन क्या है कि काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा इस देश के लिए, गरीब तबके के लिए, SC के लिए, ST के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि चाहे कोई भी आदमी क्लेम करे, मुझे तो दूर दूर तक कोई दिखाई देता नहीं। आज हम एक संकल्प लें। मैं 61 ईयर्स मेरे कंप्लीट हुए पिछले दिनों, तो मैंने इस्तीफा भी दिया नौकरी से जब मैं नौकरी में था। तो सोचा था कि राजनीति में जाएंगे, राजनीति में जाकर के काशीराम जी की बात जो उन्होंने समझाई है उसका काम करेंगे। लेकिन राजनीति में जब देखा, नज़दीक से देखा, तो समझ में आया कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या, बड़ी बीमारी है। यहाँ जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं है साहब, ये तो एक बिजनेस है, ये बिजनेस है, प्रोफेशन है। यहाँ सोशल सर्विस, राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी से बोलना, मीडिया वाले कवर भी करना चाहे करें, राजनीति का और सोशल सर्विस का, राजनीति का राष्ट्र का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आज ये बिजनेस है, लगाओ कमाओ, किसी का कोई लेना देना नहीं कहाँ जा रहा है। देश से लोग भाग रहे हैं, कल भी आज 2600 कुछ करोड़ का एक आदमी फिर भाग गया लेकर के। कहाँ नियंत्रण है? एक आदमी की 10,000 रुपये 20,000 रुपये भैंस के लिए पैसे दिए जाते हैं, भैंस मर जाती है तो उसका घर बिक जाता है। यहाँ लोग पूरा देश लूट के खा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है, हम सबके कंधों पर। हम सब चिंतन करें, मंथन करें, पारिवारिक जिम्मेदारी से थोड़ा सा ऊपर उठें, और इस जिम्मेदारी को अगर हम ओन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा इसका नुकसान इस देश के हर व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर इसका अपवाद रहे। उन्होंने अपने परिवार को तरजीह अगर देते तो उन्हें घर में IAS होते, IPS होते, मंत्री होते, मिनिस्टर होते। वो खुद भी छोड़ दिया उन्होंने। उनके घर में एक IAS नहीं बना, IPS नहीं बना, उनके घर में कोई मिनिस्टर नहीं बना, लेकिन उन्होंने हजारों लोग मिनिस्टर बनाए, हजारों लोग सांसद बनाए, हजारों लोग IAS IPS बनाए। तो एक आदमी ने अपना पूरा जीवन हम सब के लिए दिया है, और आज उसी महापुरुष का जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस मौके पर मैं आप सब लोगों को यही आह्वान करूंगा। देखिए ये दफ्तर है, ये दफ्तर क्या है? ये डॉक्टर अंबेडकर की गिफ्ट है, तो ये सबके लिए होना चाहिए। मैं तो इसमें बैठता हूँ, कल सुबह निकल जाऊंगा, गुजरात के दौरे पे हूँ, परसों निकल जाऊंगा मध्य प्रदेश के दौरे पे हूँ, 1 महीने 15 दिन बाहर ही रहता हूँ। अगर मैं बाहर विदेश में जाता तो आज मैं न्यूयॉर्क में होता। तो मेरा जैसे आदमी को जो गांव में पैदा हुआ, जिसके पैर में चप्पल नहीं था, इसमें पहनने को कपड़े नहीं थे, उसको माँ बाप ने स्कूल भेज दिया, और स्कूल में वो पढ़ लिया, पढ़ करके वो सरकार की नौकरी में आ गया, और नौकरी में आने के बाद आज वो उस देश के सिस्टम पे सोच रहा है, समझ रहा है, और उसके बारे में अपने विचार भी रख रहा है आप सबके सामने। तो इसका जो श्रेय जाता है निश्चित रूप से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि थोड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ हमको ये सामाजिक जिम्मेदारी, जब जस्टिस KG बालाकृष्ण साहब यहाँ पर आए, भारत के चीफ जस्टिस रहे 3.5 साल, बहुत बड़े आदमी, उन्हें क्लास लेनी थी लॉ की बच्चों की। तो उन्होंने कहा मुझे जगह नहीं मिल रही पूरी दिल्ली में। वीरा कुमार से मिले, जगजीवन विद्या भवन बना हुआ झंडे वाला, मना कर दिया, डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो रखोगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगी। अम्बेडकर भवन पे गए तो उन्होंने कहा जी हम आपसे इतने पैसे लेंगे। अच्छा, अब सवाल यह है कि
भवन पे वहाँ एयर कंडीशन भी नहीं है, प्रॉपर सिस्टम भी नहीं है। अम्बेडकर भवन पे जिन लोगों ने देखा है, किसी ने कहा यहाँ जाइए, यहाँ आए, यहाँ बैठे, हमने चाय सर आइए, तो बड़ा सौभाग्य है कि भारत का फॉर्मर चीफ जस्टिस यहाँ आ रहा है। तो बताइए, मैं लो क्लास लेना चाहता हूँ बच्चों, लीजिए साहब। तो यहाँ 2 हॉल नीचे हैं, एक ये है। हमने कहा बताइए कहाँ लेना है, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ ठीक रहेगा। तो उन्होंने जब लॉ की क्लास वो लेते थे तो मैं उनकी कुर्सी पर विशेष रूप से एक तौलिया डलवाता था, और जब उनकी चाय भिजवाता था बोल रखा था कि उसको कप एंड प्लेट में प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये हमारे समाज का वो व्यक्ति है जो चीफ जस्टिस से हटकर के समाज की सेवा कर रहा है। ये बड़ी बात है, वरना तो जो आदमी चीफ जस्टिस रहा उसे क्या जरूरत पड़ रही है बच्चों को पढ़ाने की। ये हुआ नतीजा कि हर साल 20-25 बच्चे यहाँ से निकलने लगे, जज बनने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम लोग फौज खास में कहीं बेसमेंट में था वहाँ शुरू करते हैं। वहाँ फिर उसके बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मुझको नहीं। तो वो केरल में एक दिन एड्रेस कर रहे थे, केरला के रहने वाले थे। वो कह रहे थे कि देयर इज ए पर्सन नेमली केपी चौधरी इन न्यू दिल्ली, आई हैव विजिटेड हिज ऑफिस एंड आई आस्क्ड हिम दैट प्रोवाइड सम स्पेस फॉर माय क्लासेस, एंड इमीडिएटली नॉट ओनली ही हैज प्रोवाइडेड द क्लासेस, he has extended all type of support to me. I have asked that from where the electricity is coming, you take some charges, but straightway he has said that sir, you are coming here and you are taking the low classes of the poor student. This is your dedication. For what I should charge for the light and like he was mentioning, क्योंकि अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी बोलते नहीं थे, तो अंग्रेजी में बात करते हैं, वो आज भी अंग्रेजी बोलते हैं। तो केरल से किसी का फोन आया कि जस्टिस साहब आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। मेरा कहना ये था कि यही चीज़ें हैं जो अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाती हैं। आज ये मीटिंग हो रही है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करते तो 30,000 चार्ज करता है। अब हम कर रहे हैं, एसी में बैठे हैं, अपना दफ्तर है, अपना कर कैसे बैठ के बात कर लो, क्या दिक्कत आ रही, नहीं समझ बात। बट इस विजन को ना हमें जीवन में उतारना चाहिए। तो आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप यहाँ पर आए, सबसे पहले होस्ट होने के नाते सबसे पहले आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं होस्ट की पोजीशन में भी हूँ। और दूसरा ये है कि आपने इतना बढ़िया विचार गोष्ठी रखा, उसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय में कोई भी जिम्मेदारी अगर मुझे आप लोग लगाएंगे इस मूवमेंट के लिए, तो तन से, मन से, धन से मैं आपके साथ हूँ। सभी को जय भीम नमो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना महत्वपूर्ण वक्त दिया और इतना ज़रूरी भाषण दिया जिससे मनोबल बढ़े। हुआ क्या है कि दलित टाइम्स में कुछ साथियों ने अपना लेख और अपनी कुछ स्टोरी भी लिखी है। उनमें से 3 यहाँ पे मौजूद हैं, प्रतिभा पाठक, दीपाली और पंकज सिंह, तीनों यहीं पर हैं। आप आ जाइए प्लीज़। मैं केपी चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको ये एक तोहफ़ा है दलित टाइम्स की तरफ से वो दें और सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज़। आ जाइए, सभी स्टूडेंट हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, दलित टाइम्स में लिख भी रहे हैं, तो उसका प्लीज़ आ जाइए। प्रतिभा पाठक सबसे पहले, प्रतिभा पाठक आ जाइए। प्रतिभा, तालियां बजते रहनी चाहिए। दीपाली आइए, जल्दी आए, तालियां बजते रहनी चाहिए प्लीज। पंकज सिंह भी यहीं है, आ जाइए पंकज सिंह जी, आइए प्लीज। पीछे के लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम से मुताल्लिक़ मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि उसको लेकर लाइक अवेयरनेस की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म को शेयर करने की बात हो रही है, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी से वो लीडरशिप नहीं आ रही है जो हमारे दूसरे बहुसंख्यक भाइयों की तरफ से आ रही है, बहुसंख्यक दलित कम्युनिटी से। जिस तरीके से, क्योंकि उनके पास बाबा साहब अम्बेडकर जैसे एक लीडरशिप, एक ग्रेट लीडरशिप की हेरिटेज है। उनके पास फुले का लीडरशिप है, ज्योतिबा फुले है। मतलब पूरा जो एक मूवमेंट है जो लेट 19th सेंचुरी ऑनवर्ड जो चला है दलित कम्युनिटी को लेकर, दलित की अवेयरनेस को लेकर, दलित के राइट्स को लेकर, और उसकी कहीं ना कहीं परिणति हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में दलित कम्युनिटी को डिफाइन किया गया ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के फॉर्म में, और उनको रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो कि उनको कहीं ना कहीं इंश्योर करता है, उनके राइट्स को, उनके अधिकारों की बात
बात करता है, उनकी एजुकेशन की बात करता है, उनको जॉब में सिक्योरिटी देता है। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि उसी सेम कास्ट, अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें वाशर कम्युनिटी की, मैं उस कास्ट आइडेंटिटी की, शायद किसी के लिए ये तकलीफ दे हो जाएगा कि अगर मैं वो पर्टिकुलर कास्ट जो गांव देहात में नाम लिया जाता है, जैसे अभी हमारे आगे के भाइयों ने बात की, किस तरीके से एक जो नेम कॉलिंग के थ्रू किसी एक कम्युनिटी, किसी एक कास्ट को हम बार बार ह्यूमिलिएट करते हैं, तो मेरे लिए शायद ये ठीक नहीं है कि मैं उस कास्ट को नाम लूँ। तो थोड़ा सा उसके लिए अगर हम लाइक एक तरह से सेंसिटिव वर्ड यूज़ करें, स्वीपर कम्युनिटी या वॉशरमैन कम्युनिटी, देखिए दोनों हिंदू में भी और मुस्लिम में भी दोनों सेम कास्ट को, दोनों की सेम हिस्ट्री है, दोनों की सेम कल्चरल आइडेंटिटी है, सब कुछ है, सेम ऑक्यूपेशन है, लेकिन एक के पास प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, प्रोटेक्टिव मेजरमेंट के थ्रू उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, बट दूसरा नहीं है। जैसे कि मेरा एक सर्वे था, मैं इलाहाबाद से फूलपुर टाउन से हूँ, तो 2006 में मैंने पसमानदा मुस्लिम पे, एक्चुअली जब मेरे ये पसमानदा मुस्लिम का जो मेरा सफ़र शुरू हुआ वो इस तरीके से, मैं बिल्कुल इससे भी नहीं अवेयर थी। मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं जिस कास्ट और जिस क्लास को बिलोंग करती हूँ, शायद हमारे लिए ये नहीं था आसान कि उनके दर्द को, उनकी चीज़ों को हम समझ पाते। मेरी पहली जॉब जो ISI इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट लोधी रोड पर मुझे मतलब कि यहाँ पर पहली जॉब मिली, तो मुझे जो ED वहाँ के जिमी डाबी थे, उन्होंने बुलाया और बोले कि मैं एक प्रोजेक्ट का, मुझे देखकर मेरे काम को, मुस्लिम आइडेंटिटी पर मेरा काम था, तो मेरे काम को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया UN से फंडेड, और उन्होंने कहा कि आपको दलित मुस्लिम पे काम करना है। दलित मुस्लिम तो मेरे लिए बड़ा एक नया सा शब्द था। दलित मुस्लिम क्या है? मुस्लिम तो सारे एक हैं, मतलब जैसे कि एक स्टीरियोटाइप इमेज है, एक मुस्लिम तो सारे एक हैं, ये दलित मुस्लिम कौन सा है? खैर मैंने उस पर थोड़ा सा जब उसको रीवैल्यूएट करना शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए आसान था, मैं मुस्लिम आइडेंटिटी पर काम कर रही थी, मेरी PhD थी, तो मैंने फ़ौरन कनेक्ट किया और बाद में मैंने उस पर एक चैप्टर भी लिखा पूरा मुस्लिम कम्युनिटी पर, मुस्लिम के अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अशरफ, अजलफ और अर्जाल 3 कैटेगरी है, उसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मुस्लिम को एक यूनिफाइड कैटेगरी के फॉर्म में उसको हमेशा हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट देखते हैं, एक स्टीरियोटाइप इमेज के अंदर बांध के देखते हैं। लेकिन जब आप पसमानदा मुस्लिम में जाइए, तो मेरा जो सर्वे था उसमें मिलता है कि मैं जब भांड कम्युनिटी के बीच में गई, मेहतर कम्युनिटी के बीच गई, इन सारी कास्ट के बीच गई, तो वहाँ लिटरेसी रेट जीरो मिला। जैसे कि जब मैं जो भांड कास्ट के जो मोहल्ले थे वहाँ पर गए, तो पता चला कि ना वहाँ कोई पढ़ा, ना लिखा, ना कोई स्कूल गया, और उनमें ढूंढा जाने लगा कि भैया एक ढूंढो भाई को, उसको बुलाओ। क्या वो पता चला कि वो अकेला उस कम्युनिटी का BSc कर रहा लड़का था, तो उसको हमसे बात करने के लिए बुलाया गया। तो वो उस कम्युनिटी के बारे में हम लोग कभी नहीं सोच सकते। रिजर्वेशन देते वक्त या जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन हो रहा था, उस वक्त जब दलित कम्युनिटी को कंसोलिडेट किया जा रहा था, उस वक्त आइडिया ये था कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियन, ये दोनों जो अब्राहमिक रिलीजन है, इनके अंदर इनबिल्ट इक्वालिटी है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या तमाम मुसलमान अल्लामा इकबाल के उस शेर को यकीन करता है, एक ही सफ में खड़े हो गए सब महमूद व अयाज, ना कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। अरे भाई, नमाज जुमे की पढ़ सकते हैं एक साथ, उसके बाद सैयद साहब सैयद हो जाते हैं, अंसारी हो जाते हैं, हर की अपनी कास्ट आइडेंटिटी है ना। वो अनटचेबिलिटी जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी में है, उसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में भी है। छुआछूत, खान पान अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ नहीं करता। जब ये सारी रियलिटी है, तो ये क्यों इस तरीके की एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड, एक बड़ी कम्युनिटी को हमने किस तरीके से सिस्टमैटिक जो है उनको उनके राइट से डिप्राइव कर दिया गया, जो शायद उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था रिजर्वेशन के थ्रू। दूसरे जो प्रोटेक्टिव मेजरमेंट के थ्रू वो जॉब में आते, दूसरी अपॉर्चुनिटीज में आते, और हमने एक सिस्टमैटिक उनको एक मोनोलिथिक ब्लॉक के फॉर्म में, जो एक कॉलोनियल पूरा स्टीरियोटाइप इमेज थी, मुसलमानों को अरब के मुसलमानों की तरह देखने के लिए। मुसलमान अरब, यहाँ का जो मुसलमान है वो अरब का मुस्लिम नहीं, यहाँ का जो मुसलमान वो टर्की का मुस्लिम नहीं। इंडियन मुस्लिम्स की एक अपनी स्पेशल कैटेगरी है। इंडियन मुस्लिम एक मिरर इमेज है हिंदू सोसाइटी की। जिस तरीके से अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी के अंदर सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, और लोअर कास्ट हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो सारी मुश्किलें चैलेंज है, सेम चीज़ हिंदू का मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है। वही सेम चीज़ क्रिश्चियन कम्युनिटी के बाद, आजकल एक हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे एक क्रिश्चियन यूरोशियन की, तो उसकी मदर जो थी वो कन्वर्टेड थी, तो किस तरीके से उसके माँ को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी की थी।
वो ब्लैक कास्ट से थी और उसके फादर जो थे वो यूरोपियन थे। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन सोशो कल्चरल हिस्टोरिकल जो रहा है वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन दोनों में रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम दलित पसमानदा की बात करते हैं तो दलित कम्युनिटी को सामने आना पड़ेगा, अपने दूसरे जो को ब्रदर्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनके राइट्स की भी बात करो, उनको साथ में लाने की बात होगी। और मुस्लिम्स को भी एक अपना जो एलिनेट करने का जो एटीट्यूड है उसको भी गिव अप करने की ज़रूरत है, उसको भी छोड़ देने की ज़रूरत है। उनको मान लेने की ज़रूरत है कि तमाम मुसलमान एक यूनिफाइड कैटेगरी नहीं हो सकती, तमाम मुस्लिम्स के एक चैलेंज नहीं हो सकते, तमाम मुस्लिम्स के एक इशू नहीं हो सकते। हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरी चीज़ अपर कास्ट मुस्लिम के लिए इंपॉर्टेंट हो, बट दलित मुस्लिम्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट, उनको तो शरीयत के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है। अभी तो हमें उनको अवेयर करना है, उनको एक मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश करनी होगी। तो मैं इन्हीं चीज़ों के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगी, हालांकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर उन पर बात करना चाहूँ, हिस्ट्री की स्टूडेंट होने के नाते बहुत कुछ बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि पसमानदा मुस्लिम्स का जो एक सोशो कल्चरल एक हिस्ट्री रही है उसको मद्देनज़र रखकर ये अगर आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस पर कुछ काम करना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट करना चाहे तो ज़रूर करना चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उनको लाना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो किया जा सकता है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक स्ट्रांग डिमांड इस प्लेटफॉर्म से जानी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए। जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, वो रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेटरी है। उस रिजर्वेशन को फिर से रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि उसमें दूसरे जो अब्राहमिक रिलीजन है, जैसे कि हमने अभी क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स की बात की, उनको भी लेकिन ये जो दलित पसमानदा की बात हो रही बहुत ये इंक्लूसिव नहीं है, इसको इंक्लूसिव करने की ज़रूरत है। इनको एक संगठित तौर पर एक प्लेटफॉर्म से लाने की जरूरत है। और शायद ये अगर दोनों कम्युनिटी, दोनों कास्ट के लोग जुड़कर आएंगे तो पॉलिटिकली भी एक स्ट्रांग लॉबी बनेंगे। जैसे कि मेरी जो स्टडी है यूपी के मुसलमानों की बात करें, मैंने हिस्टोरिकली काम किया है, तो 33% जो मुस्लिम्स हैं यूपी के वो अपर कास्ट हैं। तो 33% अगर अपर कास्ट में सेंसस रिपोर्ट, कॉलोनियल सेंसस रिपोर्ट की डेटा के ग्राउंड पर बात कर रही हूँ, तो बाकी तो पसमानदा ही हो गए ना। थोड़े से मिडिल कास्ट मुस्लिम्स होंगे जो मिडिल कास्ट हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, बाकी जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है वो कहीं ना कहीं दलित से कन्वर्ट है, किसी न किसी हिस्ट्री के किसी न किसी पॉइंट पर वो कन्वर्टेड है। उनके तमाम कस्टम कल्चर वो उसी तरीके से चले आ रहे हैं जो उनके बाबा अजदाद के रहे, वो सारी चीज़ें वही चली आ रही, उनके यहाँ वही छुआछूत है, वही सारी रस्में, शादी ब्याह हर चीज़ की वही रस्में। लेकिन चूंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं इसलिए हम मान के चलते हैं वो तो उम्मा में बिलीव करते हैं, वो तमाम एक हैं। वो एक बहुत ही एक आइडियल पिक्चर जो हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, ये बहुत खतरनाक है पसमानदा मुस्लिम के लिए। ये अपर कास्ट मुस्लिम्स को भी सोचने की ज़रूरत है एंड हमारी जो दूसरी कम्युनिटी है, इवन स्टेट को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। अभी किसी ने, शायद सर ने अभी बात की कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है पसमानदा मुस्लिम्स को बहुत फोकस कर रही है, तो पसमानदा मुस्लिम्स को सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन में लाने की ज़रूरत नहीं है। पसमानदा मुस्लिम को उनके जो ड्यू राइट्स हैं उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उसको देने की ज़रूरत है। उनका जो स्टेटस है समाज में उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। वो तो मार्जिनलाइज हैं, वो बस्तियों में बाहर की तरफ कॉर्नर किए हुए लोग हैं। कम से कम दलित हिंदू के साथ तो ये है कि लाइक वो एजुकेशन भी वो ले रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, जॉब एवेन्यूज़ में उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट एक पूरा एक सिस्टमेटिक एक बड़ा करोड़ों की तादाद में है उनकी, करोड़ों की। अगर हम मुस्लिम एज ए कम्युनिटी बात करें, अगर 20-25 करोड़ मुस्लिम हिंदुस्तान का मुसलमान है तो उसके तो कम से कम 14-15 करोड़ मुसलमान तो मार्जिनलाइज्ड है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्जिनलाइज लोगों की आवाज बनने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन वो हमेशा उस हाशिए पर ही बना रह गया जिस हाशिए पर वो था, जो सदियों पहले था। वो आज भी उसकी हालत बनी हुई है और उसको उस कैटेगरी से हमें देखने की ज़रूरत है। हमें वो चीज़ें रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा स्टैग्नेंट ऑर्डर नहीं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट आ रहे हैं, हर चीज़ पे आ रहे हैं। तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहा, इस पर कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 9 या शेड्यूल 3 में जिसमें SC रिजर्वेशन की शेड्यूल 6 में, तो उस पर कोई बात नहीं करता, कोई डिस्कशन नहीं करता कि दलित और पसमानदा मुस्लिम्स को एक प्लेटफॉर्म में लाने की ज़रूरत है। पहले उनको एक पॉलिटिकल एजेंट के फॉर्म में हम एक्नॉलेज करें। पॉलिटिकल कॉन्शियस काशीराम का क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशल अवेयरनेस हिंदू दलित के अंदर ली, तो काशीराम एंड मायावती का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि दलित कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल कैटेगरी के फॉर्म में उन्होंने स्टैब्लिश किया। तो बट अनफॉर्चुनेटली
मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ना सोशल अवेयरनेस है, ना कोई इस तरह की पॉलिटिकल अवेयरनेस, ना उनके पास पॉलिटिकल लीडरशिप है। जो स्यूडो पॉलिटिकल लीडरशिप है भी, तो वो बहुत ही मतलब उसको मतलब क्या कहा जाए कि बहुत ही मिजरेबल है वो सिचुएशन। जो पासमानदा कम्युनिटी है, मेरा बहुत ज़्यादा इस मोमेंट में मुझे पता नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, मैं जानने के लिहाज से पूछ रहा हूँ, ये अभी जो पासमानदा कम्युनिटी है ये ओबीसी कैटेगरी में आता है? ओबीसी में तो आता है, बट ओबीसी में ऑलरेडी पहले से, जैसे कि ओबीसी की भी तो बहुत लंबी एक लाइन है ना, ओबीसी में तो कायस्थ मुस्लिम भी है। एक सेकंड, जैसे यूपी के मुस्लिम की बात करें, कायस्थ मुस्लिम ओबीसी में आएगा, कायस्थ हिंदू जनरल कैटेगरी में आता है। अब पहले से ही जो क्रीमी लेयर है वो ओबीसी में है, तो वो तो तमाम वो फायदे ले लेंगे। जो दलित है वो मोस्ट मार्जिनलाइज होता जा रहा है। हम ये कहना चाह रहे थे, आप बार बार दलित हिंदू बोल रही हैं, तो ये जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द हिंदुइज्म, मतलब हम हिंदू सुप्रीमेसी, तो कहीं ना कहीं अशरफाइजेशन के अगेंस्ट उनका भी तो फाइट होनी चाहिए, जो उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो हम उनको बाउंड कैसे कर दिए? हमने बाउंड किया कि इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव आवर राइट्स, गिव अस आवर राइट्स, देन वी आर गोइंग टू रिनाउंस योर रिलीजन। नहीं, मैं आपकी बात नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट, यहाँ बात हिंदुइज्म के अगेंस्ट या इस्लाम के अगेंस्ट नहीं, यहाँ एक रिजर्वेशन या जो भी उनको एससी स्टेटस देने का मतलब ये था कि वो एक सोशली इकोनॉमिकली बहुत वीकर सेक्शन है, उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। तो अगर सोशो इकोनॉमिक, अगर दोनों ही डिप्राइवेशन की बात हो रही है, तो दलित मुस्लिम एंड दलित क्रिश्चियन से ज़्यादा तो कोई डिप्राइव्ड है ही नहीं है। तो आप मार्जिनलाइजेशन में भी हम मोस्ट मार्जिनलाइज को पहले आइडेंटिफाई करें ना। अब ये वक्त आ चुका है, मतलब 70 साल से 75 साल से चले आ रहे हैं हम, और उसी एक उससे बंधे हुए हैं। एक तो जो मार्जिनलाइजेशन की डेफिनेशन है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। मुस्लिम्स को एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर डाइल्यूट होना होता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या है? अरे सेकंड मेजॉरिटी बोलिए ना। माइनॉरिटी कम्युनिटी को बहुत डाइल्यूट कर देना होता है मुद्दों को, और वो कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप इमेज में यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होगा कि नहीं होगा, ये सब डिबेट क्या, ये आम मुसलमान की डिबेट हो ही नहीं सकती है भाई। उनके लिए क्या लेना देना? वो जुमे की नमाज पढ़ लें, ईद की नमाज पढ़ लें, दलित मुस्लिम, यही बहुत बड़ी उनके लिए तो नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी ठीक से जानते हैं कि नहीं। हमें उनको पहले उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। हिंदू दलित के लिए तो बहुत फॉर्चुनेट है कि वो बहुत अवेयर है। आप बात कर रहे हैं उनके लिए, आप बात कर रहे हैं छीनने के लिए, आप बात करने की हम बात करेंगे और आप हमें सुनिए। उनमें वो भी तो कभी ये बात करें ना, उनके लिए हमें खड़ा होना पड़ रहा है बोलने के लिए। चलिए भाई, पसमानदा को आप जरा थोड़ा खोल के बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय? नहीं, पसमानदा देखिए, दलित जो दलित शब्द है वही पसमानदा उसका सिनोनिम्स है, उसका वो एक पर्यायवाची ऑप्रेस कास्ट। मेरी बुक का एक चैप्टर, मेरी जो पीएचडी थी, मैंने बताया ना कि जब वो 15 ही दिन की मेरी जॉब थी, वो प्रोजेक्ट भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो 15 दिन की सैलरी और मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया में जॉब सेम डेट पर मिली, तो वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया क्योंकि मुझे वो जॉब ही दूसरी जगह ज्वाइन करना पड़ गया, तो प्रोजेक्ट कभी हो नहीं पाया। बट मैंने उसका चैप्टर अपना पूरा किया था, उस पर काम किया था। मेरा वो चैप्टर पब्लिश है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से, मतलब क्या है, कास्ट पर मेरा फर्स्ट चैप्टर ही है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एमंग मुस्लिम्स करके। मतलब हम लोग मुस्लिम्स को जब है ना, मुस्लिम्स की एक, क्योंकि हम उस डिबेट में जाना भी नहीं चाह रहे थे, मुस्लिम्स को एक्चुअली जो मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल जो एम्पायर है उसने एक स्टीरियोटाइप इमेज में शुरू से ही बांध दिया। अरब का मुस्लिम, टर्की का मुस्लिम, जिस तरीके से उनका इंटरेक्शन, उसी तरीके से इंडियन मुस्लिम्स को उन्होंने देखा। इंडियन मुस्लिम कभी भी ना अरब का मुस्लिम है, ना तो वो 1000 साल पहले सैयद साहब आए, अब सैयद रह गए यहाँ पर, न शेख रह गया। यहाँ पर एक इंटरमिक्सिंग हो गई है ना, कास्ट की बहुत इंटरमिक्सिंग हो गई है। जो कास्ट सिस्टम है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली इंडियन मुस्लिम्स ने लिया, जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी में। अरब में तो वो कास्ट सिस्टम नहीं है, दूसरे इस्लामिक कंट्री में तो वो नहीं है ना, वहाँ पर तो मुस्लिम्स है, तो वहाँ बात समझ में आती है उम्मा की कैटेगरी की। बट इंडियन मुस्लिम्स या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बिल्कुल ट्रू नहीं है। इंडियन सब समय की थोड़ी सी कमी है, ठीक है, मैं वाद विवाद के लिए हम किसी और दिन एक राउंड टेबल डिस्कशन रख सकते हैं। मैं चाहूंगी कि शुक्रिया, क्या नाम है, दलित टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़माने के बाद हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे और शायद मैं इस टॉपिक अब मैं चाहूंगी कि जावेद अनवर अंसारी जी यहाँ आए और अपने विचार रखें हमारे न्यू लॉन्च। हाँ, शुक्रिया। मेरा नाम जावेद अनवर हुआ, आप लोग बोलने का मौका दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वी आर द सोशल रिफॉर्मर्स। हमारे बोलने से पूरे देश में इम्पैक्ट जाता है और हम चाहते हैं कि जो हमारे पास है उससे पूरे समाज में लाभ हो। जी। मेरा कहना यह था, मैं मैडम से सवाल करना चाह रहा था, जो मैडम ने संबोधन किया, दलित
शेड्यूल्ड कास्ट और दलित मुस्लिम, दोनों में बेसिक जो सिमिलरिटीज क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है? एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि सर समझ गया सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ मैं बता, नहीं मेरा मुझे पूरा करना कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति, समझिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर जैसा ज्ञानी व्यक्ति कि अगर ध्यान से ये बात निकल गई, एक मिनट वेट प्लीज सुन लो जी। नहीं सर बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं सर, बहुत ये लोग नहीं आते हैं। सवाल ये है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे योग्य व्यक्ति के दिमाग से ये बात निकल गई, ध्यान से निकल गई, जबकि आपका संबोधन ये कह रहा है कि दोनों की स्थिति एक है, विद इन मुस्लिम्स उनके साथ भी वही डिस्क्रिमिनेशन होता है, दोनों वो धोबी है तो वहां भी धोबी है, वहां भी अगर मान लिया नाई है तो नाई है। बट डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी ऐसी गलती कैसे करे? जितना मैं समझाऊं कि ये दलित मुस्लिम्स के लिए ये काम क्यों नहीं हुआ, मैं जितना समझा समझे बात, तो इसको थोड़ा सा आपसे मैं निवेदन करूंगा कि दलित पसमानदा और दलित शेड्यूल कास्ट दोनों की सिमिलरिटीज क्या है और दोनों के अंदर समझे बात आप क्या? मैं समझ गया सर। हाँ, नहीं सर ने जो बात बोले हैं वो बहुत ही सवाल जो किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये पूरी पसमानदा तहरीक आंदोलन के पीछे यही मेन सवाल है। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो इस्लाम कबूल करना चाह रहे थे, तो उन्होंने इस्लाम धर्म का अध्ययन शुरू किया, तो वो उनको लगा कि इस्लाम धर्म तो सब बराबर है, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आयाज ना रहा कोई बंदा, कोई ना बंदा ना बात। लेकिन वो जब पढ़ने लगे तो लगे कि अरे बाप रे बाप, ये तो समस्या सेम यहाँ भी है। बाबा साहब ने अपने राइटिंग में लिखा है और बहुत ही तेज लहजे में लिखा है कि देखिए ये बड़ा अफसोस की बात है कि मुस्लिम समाज इतना बड़ा समाज है लेकिन इसमें समाज सुधार आंदोलन इस तरह नहीं शुरू हुआ। तब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहब इस चीज को वाकिफ थे और इस चीज को लेके बहुत सीरियस थे। और नहीं मैं बताऊं, देखिए अब ये जो पसमानदा है क्या, देखिए पसमानदा जो है ये शब्द बहुत नया है, 1998 का शब्द है। पसमानदा जो है दो शब्दों से मेल से बना है, पस और मानदा। पस जो है अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि फारसी वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो पीछे पस मतलब थक गया, थक हार के बैठ गया, और मानदा का मतलब जिसको पीछे ढकेल दिया गया, उसके जोर से। देखिए बेसिकली क्या है कि पसमानदा जो है मुस्लिम समाज के मैडम ने जो बोला कि देखिए भारत में जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी अंतिम बार, उसके हिसाब से देश में 35% मुसलमानों में अपर कास्ट थे, बाकी सब पीछे पसमानदा थे। उसमें पसमानदा वर्ड नहीं था, पसमानदा अब है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो जिसने पाकिस्तान जाने वाले लोग थे सब अशराफ लोग थे, जो जमींदार थे, नवाब थे, सब चले गए। यहाँ बच कौन गया? जोल्हा, धुनिया, राइन, भक्खो, पौड़िया, ढफाली, कुंजड़ा, यह बच गया। मुसलमान में चमार भी है, कुछ लोगों को बुरा लगता है लेकिन मुसलमान में चमार है। मुसलमान में एक जाति है भटियारा, आप किसी को भटियारा कह दीजिएगा तो मार देगा। भटियारा मतलब बैड करेक्टर, उसकी औरतों को कहा जाता है भटियारिन, भटियारिन मतलब बेस्या। लेकिन मुसलमानों में ये जाति है, बजाते सेंट्रल लिस्ट में है। हमको हरिजन हो कह रहे हैं तो हमको चिढ़ होता है। हमारे मुस्लिम समाज में एक जाति है भटियारा, अब सोचिए उसको भटियारा कहा जाए, उसका सर्टिफिकेट बनता है भटियारा और भटियारिन की। ये वास्तविकता है हमारे समाज की, और इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है इस चीज़ से अनअवेयर है कि मुस्लिम समाज में ये क्या हो रहा है। बाबा साहब जानते थे, बाबा साहब ने बहुत जगह इस बात को लिखी है। बाबा साहब आपको पता है संविधान सभा में जब डिस्कशन हो रहा था तो बाबा साहब जो हिंदू की तरफ से लोग थे कि ST SC को आरक्षण, OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, ST SC को आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे बोलने में कोई भी डर नहीं है कि मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था कि मुसलमान में आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान में कोई पिछड़ा नहीं है,
सब एक है, कुरान एक, अल्लाह एक, मुसलमान एक, कोई नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। और हुआ कब? तो हुआ काका कालेलकर कमीशन का समय हुआ, मंडल कमीशन के समय हुआ। हम तो कहेंगे मंडल साहब ज़्यादा मुसलमानों के बारे में, समाज के बारे में जानते थे, उस मुसलमान नेताओं के जो संविधान सभा में थे वो जानते थे, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। वो एक जो सुपरमेसी बनाए रखना चाहते थे अपने समाज के, कि अपर कास्ट की सुपरमेसी बना रहे। वो नहीं चाहते थे कि सत्ता में दलितों पिछड़ों को हिस्सेदारी मिले। वो तो कांचीराम मंडल कमीशन के समय मुस्लिम ओबीसी समाज को, जो मुस्लिम का पसमानदा समाज है, उसमें बहुत बड़ा समाज ओबीसी है, उसको रिजर्वेशन मिला, ओबीसी का रिजर्वेशन मिला। लेकिन अभी भी जो पसमानदा के में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि हिंदू एसटी माने एसटी एससी के समान जातियां हैं। जैसे कि दिल्ली के नजदीक एक जगह है मेवात, वो मेवाती मुसलमानों के लिए जाना जाता है। एक मेवात और मीना दोनों समान गोत्र पाल जाति के लोग हैं, लेकिन मीना शेड्यूल कास्ट में आता है, सॉरी ट्राइब में आता है, लेकिन मेव नहीं आता है। राजस्थान में ट्राइब में आता है। हाँ, मुसलमान मेव नहीं आता है। देखिए, जब अंग्रेजों ने एक जराइम पेशा एक करके कैटेगरी बनाई थी, जो चोर उचक्के मारपीट करने वाली जातियां थी, क्रिमिनल ट्राइब, वो बनाए तो उसमें दोनों थे। आज़ादी के बाद मीना को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल गया, लेकिन मेव को नहीं मिला। मिलना चाहिए, ये सोशल जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, मिलना चाहिए। हम उनकी शादी विवाह एक साथ होता है, उनके माने वो हिंदू धर्म को मानते हैं या मुस्लिम धर्म को मानते हैं, शादी विवाह, खान पान, रहन सहन, रोटी बेटी का रिश्ता है उनके, मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, अनजस्टिस है। ये बाबा साहब ने संविधान में ही नहीं किया है। बाबा साहब ने आर्टिकल 341A(2) और 342A अभी दोनों में ये जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को डील करता है, उसमें कहीं बंधन नहीं है। ये बंधन कब हुआ? 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा अदर देन हिंदू कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं होगा, ये बैन कर दिया गया। कौन किया? कौन था राष्ट्रपति उस समय? वही थे जो शंकराचार्य को जाके पैर छूते थे, हाँ, थे ये। और मुस्लिम ने कोई विरोध नहीं किया। अब आपको बताते हैं कि उसके बाद जब सिखों ने मांग किया, सिख धर्म को, सिख लोगों को हो गया 9 सिख करके उनको मिल गया शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा। फिर उसको बौद्धों ने मांग किया, बौद्धों लोगों को भी हो गया। बच दो गया ईसाई और मुसलमान। अब आजकल मोदी जी बड़ा पसमानदा सबसे ज्यादा पसमानदा आजकल मोदी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं। क्यों बोल? उनके पीछे उनका है कि मुसलमानों को आपस में लड़ा के वोट ले ले, हम तो उनको सिर्फ 24 ध्यान है, बस और कुछ नहीं, 24 वो चुनाव जीतना चाहते थे। लेकिन ये क्यों ढूक रहे हैं बीजेपी आरएसएस मुसलमानों में पसमानदा का नाम लेके जो ढूक रहा है पीछे, कैसे ढूक रहा है? किसकी गलती है ये गलती अशराफ मुसलमानों की है। उन्होंने इस मुसलमानों के 85% आबादी को हिस्सेदारी नहीं दिया। जनाब, रोटी कहने को तो कहते हैं कि मुसलमान एक, कुरान एक, अल्लाह एक, सब एक है, लेकिन जब शादी विवाह का होगा ना, हड्डी सिजरा मिलाते हैं। सिजरा मतलब वही कि नस्ल मिलाते हैं कि हम अरब से आए हैं, हम वहां से आए हैं, और आप जो हैं आप नीच हैं, अर्जाल हैं। ये हाल है मुस्लिम समाज का, इसको स्वीकारना होगा। और हम तो कहेंगे दलित टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड से कि देखिए, मुस्लिम समाज को अगर देखना हो, समझना हो, तो उसके सामाजिक ताने बाने को समझना होगा। मुसलमान सिर्फ टोपी लगाने वाला, दाढ़ी रखने वाला और नमाज पढ़ने वाला ही नहीं है। मुसलमान वो भी है जो कि ठेला चलाता है, गटर में उतरता है,
आपको याद है क्या, थोड़ा दिन पहले गाजियाबाद में 4 गटर में मर गए थे दलित भाई, उसमें 2 मुसलमान थे। मुसलमान गटर में भी उतरता है। तो सिर्फ आप मुसलमान को ये मत कीजिए, आपको जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आप चश्मा उतार दीजिए, R1N1 जो चश्मा लगा हुआ है उसको उतार दीजिए और आप सामाजिक न्याय को ईमानदारी से अप्लाई कीजिए और ये देखिए कि जो सामाजिक न्याय को आप एकदम साफ हॉरिजॉन्टल लीजिए, कुर्सी को छोड़िए मत। अगर ये सोचिएगा कि सामाजिक न्याय सिर्फ हिंदुओं में होगा और बौद्धों में होगा, सिखों में होगा और ईसाई या मुस्लिम रहे अलग है जगह, तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा, आरएसएस को मौका मिल जाएगा। वही मौका मिला है, यूपी में उसने कैबिनेट मंत्री बना दिया है, बिना चुनाव लड़े हुए जीते को अंसारी को कैबिनेट मंत्री बना दिया है। वो घर घर जा रहा है और घर घर जाके उस पसमानदा स्नेह यात्रा निकाल रहा है घर का। और आरएसएस जानते क्या किया है? आरएसएस ने पन्ना प्रमुखों को लगा दिया है, हर घर घर जाओ पसमानदा मुसलमानों के, अब बोलो कि देखो तुम जिसको वोट देते हो तो तुम्हारा नाम नहीं ले रहा है, हम देखो तुम बिना मंत्री बना दिए हैं तुमको। और याद कर लीजिए, अगर 5% आरएसएस ढुक गया मुसलमानों के बीच पसमानदा के नाम पे, तो वो जितना नुकसान करेगा ना, ये सामाजिक न्याय और जितने लोग तैयारी कर रहे हैं ना 24 के धरे रह जाएंगे। 5% का मतलब हुआ कि 10%, और 10% मार हो जाएगा ना, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोट जो पसमानदा मुसलमान का वोट थी, गारंटी है दलित जा सकता है, गया है, यूपी में गया है, हम गए हैं यूपी चुनाव में, यूपी में गया है मायावती, कुछ वोट मायावती से नाराजगी के चलते कुछ सपा में भी गया है, लेकिन कुछ गया है बीजेपी की तरफ। लेकिन मुसलमान का वोट है, वो भी पसमानदा मुसलमान का वोट, वो कभी नहीं जाता, क्योंकि उसके रवायत में नहीं है। उसने जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ लड़ा है। जब आपको याद होगा, जिन्ना की जब 2 नेशन थ्योरी की बात चल रही थी इंडिया के दिल्ली के इंडिया गेट पर एक 40,000 जुलाहो 40,000 लोगों ने रैली की, 40,000 लोगों में। ये रिपोर्ट है इंग्लैंड के लंदन के ब्रिटिश खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट है कि 40,000 मुसलमान इकट्ठा हो गए। उनका सिर्फ एक मांग था कि हम भारत के मुसलमान जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ हैं, हम उसको नेता नहीं मानते हैं, वो हमारी रवायत है पसमानदा मुसलमानों की। तो ये वोट तो उनका गारंटी है कि जाएगा सेकुलर पार्टियों को। लेकिन ये सामाजिक न्याय और सेकुलर पार्टियों का दोगलापन है और नासमझी है कि वो नहीं समझ रहे हैं कि कितना बड़ा लूप होल छोड़ रहे हैं जिसमें आरएसएस झुक रहा है। तो ये सबको समझना होगा। और देखिए, हाँ शुक्रिया, बहुत समय का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, समय सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको एक बार फिर दलित टाइम्स को देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक बहुत बड़ा कहावत है, मुहावरा है, पत्रकारिता में चलता है, अगर मुकाबला तोप से हो तो अखबार निकालिए। इस तोप का तो एंटीना भी लगा हुआ है और सूत भी बंधा हुआ है, तो आपको इस इतने बड़े तोप से लड़ना है। अखबार निकालने बहुत दिलेरी का काम कर रहे हैं, समझ के साथ, सोच के साथ। देखिए, ये सत्ता है 4 साल 5 साल के बाद चला जाएगा, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया आप ही होंगे। आप 85% के मीडिया हैं, 15% 25% मेन स्ट्रीम नहीं होता, 85% मेन स्ट्रीम होता है। उनके पास दौलत है बस, और कुछ नहीं। आपके पास 85% है, आप ही मेन स्ट्रीम मीडिया है। बहुत, हाँ, वो मनु स्ट्रीम है वो। शुक्रिया, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।